तो बताना चाहता हूं कि ये सब जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है। क्या केवल दोष इतना है कि आप क्लासरूम में, जैसे रितु जी का है कि क्लासरूम में वो दलित नॉन दलित की बात कर रही है, या वो जातिवाद किस तरीके से फंक्शन होता है उसकी बात कर रही है। मुझे लगता है केवल मसला उतना नहीं है, क्योंकि अगर केवल मसला उतना होता तो बड़ा आसान हो जाता। क्योंकि आजकल तो हर कोई भी उठ के अपने आप को गरीब का देवता बना देता है, हर कोई जो से निकलता है। हमने देखा भारत में पहले जिस तरीके से नॉलेज प्रोड्यूस किया जाता था, प्रोड्यूस नहीं, एक तरीके से थोपा गया जो शास्त्रों के द्वारा, उस नॉलेज को बाबा साहब ने अपने नॉलेज के थ्रू फुले साहब ने और बाकी हमारे दलित बहुजन समाज के आइकॉन से चैलेंज किया। तो नॉलेज हमेशा से लोगों को बनाता है, एक नॉलेज से एक पूरी जनरेशन बनती है। करना बाबा साहब की बार बार वो बात करना कि शिक्षा जो है वो शेरनी का दूध है, आप पियोगे तो गुर्राओगे। वो कितना सच है कितना झूठ है इसको हमको जानना नहीं है, लेकिन एक जस्ट आइडिया कि भला मेरे घर में एक रोटी है, मैं आधी आज खाऊंगा आधी बाद में खाऊंगा, लेकिन शिक्षा लूंगा, ये समाज में आइडिया डालना बहुत महत्वपूर्ण था। जब मुझे पता चला कि हमारे समाज की हमारी बहन एक, और मैंने रितु जी के कुछ वीडियोस भी इसके पहले देखे थे, और जब हम कुछ वीडियोस देखते हैं तो हम बहुत ही कम हमारे समाज के ऑलरेडी पढ़े लिखे लोग जो अपने समाज के प्रति चेतना रखते हैं, समाज के प्रति अपनी भावना रखते हैं और समाज में जो इश्यूज है उसके ऊपर बात करते हैं, बहुत चुनिंदा लोग हमारे समाज में है, बहुत कम लोग, और खास करके उन लॉबियों से बहुत कम है जो शिक्षा के क्षेत्र में है, जो एजुकेशन में है या ब्यूरोक्रेसी में है, ऐसे हम बहुत कम लोग देखते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ऐसे हमारे समाज से, खास करके हमारे समाज की महिलाएं, आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, एक ऐसे शास्त्र को जलाया गया जो इंसान को इंसान नहीं मानता है, और खास करके आज जिन्हें हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं, उस समाज के पुरुष और महिलाओं को, दोनों को भी जानवरों से भी बदतर स्थिति में कैसे रखा जाए इसकी बात करता है। आज उस मनुस्मृति का दहन दिवस है, जिस दिन बाबा साहब ने अपने साथियों के साथ में मनुस्मृति का दहन किया था। तो उस दिन आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो उसी बात को जब हम याद करते हैं, इतने साल होने के बावजूद भी हम आज भी बहुत कम हमारे समाज से महिलाएं देखते हैं जो पुरजोर तरीके से अपनी आवाज और प्रखर तरीके से अपने मुद्दों पर बात करती है। तो लेकिन जब वो बात करती है तो हम सबको अच्छा लगता है कि वो बात कर रही है, बाबा साहब का नाम ले रही है, समाज के इश्यू पे बात कर रही है, लेकिन वो बात करने के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस उनके साथ होते हैं, जो उनको उसका भुगतान करना पड़ता है, यू नो, लाइक देयर इज अ वर्ड, a good word, that you have to pay the toll to fight for a justice, कि आपको एक तरह का टोल पे करना पड़ता है जस्टिस पाने के। तो इसीलिए रितु जी, ये भलाई उनकी लड़ाई अपनी नौकरी को लेकर शुरुआत हुई, लेकिन मेरे ख्याल से हर शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति जो अपने सेल्फ राइट, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ रहा है, वो केवल अपने अकेले की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, वो पूरे समाज की लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि वो पूरे समाज का दर्पण करता है कि अगर आप सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाओगे तो आपके साथ क्या हो सकता है। क्योंकि मैं जानता हूं, मैं आई हैव बीन द पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी कल्चर, आई वाज स्टूडेंट लीडर इन JNU, आई लेड दलित बहुजन ऑर्गेनाइजेशन, आई हैव बीन राइटिंग एंड स्पीकिंग, आई वाज सस्पेंडेड फॉर 6 months इन JNU बाय JNU वाइस चांसलर देन जगदीश कुमार, जो भी UGC के चेयरमैन है। ही सस्पेंडेड मी फॉर फाइटिंग फॉर रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज इन कैंपस। सो इट वॉज नॉट न्यू फॉर मी। तो मुझे पता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, खास करके यूनिवर्सिटी कल्चर में बहुत कम लोग हैं, खास करके दबे कुचले समाज से आने वाले बहुत कम लोग हैं जो इस तरह की प्रखर रूप से अपनी आवाज लोगों के सामने रखते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि रितु जी के साथ खड़े होना इस आंदोलन में, हाँ जरूर सर, और रितु जी के इस आंदोलन के साथ अपनी सहमति दर्ज करते हुए इस एक जस्टिस की लड़ाई को
कैसे आगे बढ़ाया जाए। मेरे ख्याल से हर उस व्यक्ति का एक कर्तव्य है जो अपने आप को बाबा साहब का अनुयायी मानता है, जो अपने आप को बाबा साहब के मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाला एक कोई व्यक्ति मानता है। उसी चीज को जानते हुए मैं अपने संगठन से, जो हमारा एक न्यू बॉर्न ऑर्गेनाइजेशन है, नया संगठन है, ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट शेड्यूल कास्ट एसोसिएशन, उसके द्वारा हमारे साथियों ने, जब हमें पता चला कि जब हमने तय किया कि दिल्ली में हमारा एक प्रोग्राम है और हमारा एक कुछ मीटिंग भी है, तो विदाउट कोई चांस लेते हुए हमने कोशिश की कि ऋतु जी संपर्क करा जाए और इस मूवमेंट में अपना सहभाग दर्ज किया जाए, साथ ही साथ इस मूवमेंट को अपना पूरा समर्थन दिया जाए। कुछ चंद बातें मैं अपने आपके सामने करूंगा, क्योंकि बहुत सारी बातें इसके पहले और इसके मेरे आ जाने के बाद भी बहुत लोग करेंगे, जो आपको बखूबी पता है कि आज क्या हो रहा है। मैं कुछ क्या हो रहा है ये हम सबको पता है, हम टीवी पे देखते हैं, अपने दोस्तों से सुनते हैं, हर जगह से हमको आजकल पता चल रहा है। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि ये सब जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है। क्या केवल दोष इतना है कि आप क्लासरूम में, जैसे ऋतु जी का है कि क्लासरूम में वो दलित नॉन दलित की बात कर रही है, या वो जातिवाद किस तरीके से फंक्शन होता है उसकी बात कर रही है। मुझे लगता है केवल मसला उतना नहीं है, क्योंकि अगर केवल मसला उतना होता तो बड़ा आसान हो जाता। क्योंकि आजकल तो हर कोई भी उठ के अपने आप को गरीब का देवता बना देता है, हर कोई जो से निकलता है। हमने देखा भारत में पहले जिस तरीके से नॉलेज प्रोड्यूस किया जाता था, प्रोड्यूस नहीं, एक तरीके से थोपा गया जो शास्त्रों के द्वारा, उस नॉलेज को बाबा साहब ने अपने नॉलेज के थ्रू फुले साहब ने और बाकी हमारे दलित बहुजन समाज के आइकॉन से चैलेंज किया। तो नॉलेज हमेशा से लोगों को बनाता है, एक नॉलेज से एक पूरी जनरेशन बनती है। जैसे अगर राइट विंग की बात किया जाए, जैसे हिंदूवादी लोग कहते हैं, सावरकर ने एक बहुत थर्ड क्लास कॉन्सेप्ट का इजाद किया, जिसको हिंदू राष्ट्र का एक इजाद किया, बहुत थर्ड क्लास है। अगर कोई भी पीएचडी स्कॉलर उसको जांचे, कोई भी हिस्टोरिकल एविडेंस के साथ में उसकी बात करे, तो दिस इज वन ऑफ द पुअरेस्ट कॉन्सेप्ट दैट वन कैन अंडरस्टैंड। वो बहुत ही इंटेलेक्चुअली पुअर आर्गुमेंट हिंदू राष्ट्र में उन्होंने बात कही है, लेकिन वो महत्वपूर्ण उनके लिए बना, खास करके उन लोगों के लिए जिन्होंने नॉलेज अभी तक थोपा और एक नई आइडिया का उन्होंने निर्माण किया, उनके लिए हम कह सकते हैं। तो और एक वर्चस्व आइडिया का निर्माण किया। मैं कहता हूं कि यूनिवर्सिटी स्पेसेस एक नौकरी से ज्यादा इस चीज के लिए माने जाते हैं पूरी दुनिया में कि वहां से आइडियाज पैदा होती है, वहां से आप नए विचारों को पैदा करते हैं और उसको डेफिनेट करते हैं समाज में अलग अलग जगह। और यूनिवर्सिटी का यही जिम्मेदारी अक्सर रहा भी है। शेड्यूल कास्ट समाज के साथ में, खास करके आजादी के बाद और आजादी के कुछ सालों पहले भी, जब शेड्यूल कास्ट समाज धीरे धीरे शिक्षा के क्षेत्र में आने लगा, पूरे देश में जो समाज पढ़ लिख नहीं सकता था, वो समाज ने अपने आइडियाज का निर्माण किया, चाहे बाबा साहब के स्वरूप में हो, चाहे जोगेंद्रनाथ मंडल जो पश्चिम बंगाल के थे, चाहे छोटू राम हमारे पंजाब के थे, चाहे एमसी राजा हमारे तमिलनाडु के थे, अलग अलग देश के राज्यों में से, और हमारे शेड्यूल कास्ट की महिला जायबाई चौधरी जैसे लोग, जब जब उन्हें एजुकेशन मिला, उन्होंने नए विचारों को पैदा किया, समाज में उन विचारों को फैलाया। और ये विचार ही होता है जो समाज को चेंज करता है ना, एक जनरेशन को बनाता है। जैसे मैं महाराष्ट्र से आता हूं, जिस जगह से मैं आता हूं, मैं बार बार ये बात अपने भाषण में और बहुत जगह कहा है, जहां पे मेरा जन्म हुआ झोड़पट्टी में, जहां पर ज्यादातर लोग, जो साइकिल रिक्शा आपके दिल्ली में अभी भी दिखता है, वो मेरे पिता का काम करते थे। तो पढ़ने की हालत तो नहीं थी, लेकिन पढ़ने का जज्बा, अगर मेरी माँ ये नहीं बताती कि पढ़ना, वो तो नहीं पढ़ी लिखी, लेकिन अगर वो बाबा साहब की नई बात बताती कि बाबा साहब बहुत मुश्किल से भूखे रह के भी पढ़ाई की, तो हम भी नहीं पढ़ते, वो जज्बा खत्म हो जाता। दिस इज द आइडिया व्हाई एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। वो कोट करना, बाबा साहब की बार बार वो बात करना कि शिक्षा जो है वो शेरनी का दूध है, आप पियोगे तो गुर्राओगे। वो कितना सच है कितना झूठ है इसको हमको जानना नहीं है, लेकिन एक जस्ट आइडिया कि भला मेरे घर में एक रोटी है, मैं आधी आज खाऊंगा आधी बाद में खाऊंगा, लेकिन शिक्षा लूंगा, ये समाज में आइडिया डालना बहुत महत्वपूर्ण था, जिस समाज को सदियों से स्कूल और गांव से बाहर रखा गया। और ये जो लोग हैं, ये लोग इससे नहीं डरते। मैं बार बार कहता हूं, आज का जो सत्ताधारी लोग हैं, जो इस देश का हिंदू अपर कास्ट है, बहुत क्लियरली अगर हम देखें, संस्थानों की बात करें, मैं अभी भी कह रहा हूं, ये आइडिया से डरता है, ये उन आइडिया से डरता है, खास करके पेरियार के आइडिया से।
ये बाबा साहब के आइडिया से डरता है। और इसीलिए ऐसे जो भी लोग जो इस बात को झुठलाते हैं कि आप सावरकर और आम्बेडकर को कंपेयर नहीं कर सकते हो, इस बात को क्लासरूम में जो झुठलाएगा, जो साबित करेगा, उनको उससे खतरा है। इसलिए उनको रीतू से खतरा है, इसलिए उनको बाकी दलित बहुजन स्कॉलर से खतरा है जो यूनिवर्सिटी के अंदर अपने बात को रखते हैं। उनको उन दलितों से खतरा नहीं है, उनको उन दलितों से खतरा नहीं है जो इनके सामने नतमस्त होके कि मेरा भांजा कहीं लगवा दो, मेरा भतीजा कहीं लगवा दो, मेरी बीवी को कोई नौकरी दिलवा दो, मेरे पति को कोई, उनको उनसे कोई खतरा है ही नहीं, क्योंकि उनको पता है ये तो एक तरह के ऐसे लोग हैं जिसको मैं कहता हूं सरप्लस पीपल। जाति सिस्टम में बाबा साहब कहते हैं कि केवल काम का सरप्लस नहीं होता है। जैसे वेस्टर्न सोसाइटी में लेबर क्लास का सरप्लस होता है कि आप एक सरप्लस प्रोड्यूस करते हो कि जिसमें उस सरप्लस से मैं अपना प्रॉफिट कमाता हूं, बराबर है। जाति में तो इंसानों को ही सरप्लस माना गया कि जिनके काम को काम ही नहीं माना गया। तो ऐसे सरप्लस लोग हर जगह है। कोई पार्लियामेंट में कविता पढ़ रहे हैं, मजाक, किसी हथरस में एक शेड्यूल कास्ट बच्ची का बलात्कार होता है जिसमें न्याय नहीं होता है, लेकिन हमारे जो लोग हैं, चुने हुए लोग पार्लियामेंट के अंदर कविताएं पढ़ रहे हैं, वो अपने नेताओं की जय जयकार कर रहे हैं। तो ये बचे हुए लोग हैं। जैसे जब बरसात में मेरे घर में जब सब्जियां नहीं होती थी, मम्मी कहती है, तो वो बचा हुआ जो कुछ होता है उसका बना के खा जाते हैं क्योंकि सब्जियां नहीं मिल रही। ये वो बचे हुए लोग हैं। इनका काम तब आता है, इन गुलामों का काम तब आता है इनको, जब इनको अपने समाज में, अपने समाज के लोगों के खिलाफ कुछ लोगों को खड़ा करना। और वो पार्लियामेंट में भी है, वो ब्यूरोक्रेसी में है, वो यूनिवर्सिटी के अंदर भी है। नहीं तो शेड्यूल कास्ट का कोई भी समाज का व्यक्ति, मैं यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, अगर किसी प्रोफेसर के ऊपर, किसी शेड्यूल कास्ट के बच्चे के ऊपर कोई अन्याय होता है, सारे शेड्यूल कास्ट के प्रोफेसर एक साथ एक आवाज में बोलना चाहिए कि जब तक हमारे समाज के व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा हम क्लासरूम के अंदर पढ़ाएंगे नहीं। ये आपकी बात होनी चाहिए। बाबा साहब ने पूरी मेहनत इसीलिए की थी कि आप एटलीस्ट किसी और के लिए तो अपने खुद के समाज के लिए तो खड़े हो, उस समाज के लिए जो सदियों से दबा कुचला समाज है। लेकिन आपने एक नौकरी पाके क्या कर लिया? आप अपने फैमिली के साथ वेकेशन पे चले गए, आपने जिंदगी में सब कुछ कर लिया, लेकिन एक छोटा सा काम आपने नहीं किया कि आपने अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों को एक प्यार दिया, इंसान माना। लेकिन जो आज भी बच्चे, जो किसी सीमापुरी में शेड्यूल कास्ट के बच्चे जिनके घर में आज भी पर्याप्त पैसा नहीं है पढ़ने लिखने का, उनके घरों में जाके कभी आपने नहीं दिखा कि क्या इनका बच्चा भी पढ़ लिख रहा है कि नहीं। आपने उस तरह का, मैं देखता हूं, अगेन आई साइट अबाउट द प्लेस दैट आई कम फ्रॉम नागपुर, और मेरा स्टडी विदर्भा के ऊपर पीएचडी का। तो जब मैं आर्काइव निकल रहा था तो मैं ये देखा कि बाबा साहब के विदर्भा में एक्टिविज्म शुरू करने के पहले ही विदर्भ में खास करके शेड्यूल कास्ट के नेताओं ने और महिलाओं ने भी शेड्यूल कास्ट महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए, शेड्यूल कास्ट बच्चों के लिए हॉस्टल बनाए, कॉलेज बनाए। इसलिए बहुत लोग बोलते हैं कि महाराष्ट्र में आम्बेडकर मूवमेंट बहुत स्ट्रांग है। वो इसलिए भी स्ट्रांग है क्योंकि बहुत पहले उनको समझ गया था, जो मिल वर्कर थे उनको बहुत पहले समझ गया था कि आज अगर मेरे समाज के व्यक्ति के ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है, हम अगर नहीं खड़े रहेंगे तो हमारा सब कुछ खत्म किया जाएगा। तब उनको पता था जब बाबा साहब विदर्भा में एक्टिविज्म की शुरुआत करने के थे। उसके पहले लेबर लीडर शेड्यूल कास्ट के विदर्भा में काम कर रहे थे, उसके पहले हमारी प्रेस बन चुकी थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने करी, उन्होंने ये करी कि उन्होंने स्कूलें बनाए। मैं जिस एरिया से आता हूं, जाहीबाई चौधरी, जो शेड्यूल कास्ट समाज से औरत आती है, उनके साथ जब डिस्क्रिमिनेशन हुआ, उनको पता चला कि मेरे समाज के लोग एक गांव झोपड़पट्टी में रहते हैं, उन्होंने पूरा जीवन झोपड़पट्टी के बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके लिए स्कूल बनाने के लिए, खास करके दलित महिलाओं के लिए, शेड्यूल कास्ट की महिलाएं पढ़े इसलिए उनके लिए स्कूल बनाए, अपना पेट काट काट के। उनको एक तब समझा। मैं ताज्जुब करता हूं कि आप इस इतना टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन होने के बाद भी पूरी दुनिया की जानकारी, डेटा आपके हाथ में है, एक फोन में है, आप रोज न्यूज देखते हैं, लेकिन ये ऐसी क्या बात है, ऐसा वो क्या चीजें जो आपके जहन को रोक रहा है कि शेड्यूल कास्ट के बच्चे यूनिवर्सिटी में सुसाइड कर रहे हैं, शेड्यूल कास्ट के उन प्रोफेसरों को नौकरी से निकाला जा रहा है, पूरा अत्याचार उनके ऊपर हो रहा है।
लेकिन आपको वो क्या चीज है जो रोक रही है कि आप एक गोलबंदी नहीं कर रहे हैं इस अत्याचार के खिलाफ, कि आप एक सुर में बात नहीं कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ जो आपके खिलाफ अत्याचार कर रहे हैं। ऐसी बात आपको क्या रोक रही है, ऐसा क्या डर है? तो वो डर यही है, वो डर से ज्यादा लालच है। और डर से ज्यादा मुझे लगता है कि लालच है कि आज मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूं, कल मुझे प्रोफेसर बनना है, आज मैं प्रोफेसर हूं तो कल मुझे डीन बनना है, एचओडी बनना है। लेकिन ये लालच कब तक और कहां तक और किस हद तक? जब आपके समाज के बच्चे सुसाइड करके उनकी लाश ठंडी हो जाती है उन लाशों के ऊपर, या आपके समाज के दूर दराज से आके पीएचडी करने के बाद में नौकरी लेने के बाद अपनी आवाज रखने के लिए उनको नौकरी से निकाला जाए, उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाए, तब तक कब तक आपको अपने अंदर का ये जो लालच है इसको कब तक जिंदा रखना है? चंद आखिरी बात अपनी बात रखते हुए खत्म करूंगा और ये कहूंगा कि शेड्यूल कास्ट समाज का अपना एक इतिहास है और इतिहास लड़ने का है। पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस जस्टिस की लड़ाई को, इस न्याय की लड़ाई को अपने कांधों पर लेके आगे बढ़ाए, क्योंकि समाज का गोर गरीब जो 14 घंटे 15 घंटे अपने बच्चों का पेट पालने के लिए रोज लड़ता है, एक अपने मालिक के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता, उसकी मजबूरी है। लेकिन हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम हो सकता है कि एक बड़े बंगले में ना रहे, लेकिन हमें इतनी ताकत है कि हम अपने 2 वक्त की रोजी रोटी कमा के जुटा के अपना घर परिवार चला सकते हैं। मुझे लगता है कि हमारी जिम्मेदारी है कि समाज में समाज का मूवमेंट अपने कांधों पे लेके आगे बढ़ाना है, क्योंकि अगर समाज के पढ़े लिखे लोग, समाज के आंदोलन से फायदा उठाए लोग अगर समाज के लिए नहीं लड़ेंगे तो आने वाला समाज उनको समाज का गद्दार कहेगा और उन्हें गद्दारी से बचना बहुत जरूरी है। यही बात करते हुए अपनी बात खत्म करूंगा और रितु जी को मेरे तरफ से और हमारे संगठन की तरफ से पूरा समर्थन है। जब जब आपको कोई भी जरूरत पड़ेगी किसी भी तरह की, हम आपके साथ हैं। और जब तक आपको न्याय नहीं मिलता है, इस न्याय की लड़ाई में जब तक आप प्रखर रूप से खड़ी है, हम आपके साथ खड़े हुए। जय भीम, थैंक यू।